प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पार्ट 22 आयकर अधिनियम 1961 के शीर्षक व्यापार एवं पेशे से आय के इस 22वें भाग में आपका पुनः स्वागत। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीकॉम अंतिम वर्ष तथा एमकॉम पूर्वार्ध दोनों के ही पाठ्यक्रमों में इस अध्याय को सम्मिलित किया गया है। व्ययों के बारे में नियमों को आगे बढ़ाते हुए अदर अलाउएबल एक्सपेंसेस, अन्य स्वीकृत व्यय। नंबर 1, एक्सपेंसेस ऑफ पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट। पेटेंट राइट तथा कॉपीराइट अधिग्रहण के व्यय। यदि किसी करदाता द्वारा किसी निर्माता के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रयोग किया जाता है तो इसके बदले में भुगतान को पेटेंट राइट कहते हैं। इस प्रकार से यदि किसी के खनन अधिकार का प्रयोग किया जाए या किसी की लिखी हुई किताब को छापा जाए तो इसके बदले किए गए भुगतान को अधिकार शुल्क अथवा कॉपीराइट व्यय कहते हैं। यदि ऐसे व्यय 31 मार्च 1998 तक 1998 तक किए गए हों तथा पेटेंट संबंधी पूंजी व्ययों के बारे में अधिकार 14 वर्षों या उससे अधिक के लिए प्राप्त किए जाएं तो ऐसे व्यय की छूट 14 वर्षों में बराबर बराबर किस्तों में मिलेगी। इस संबंध में वर्तमान कर निर्धारण वर्ष से पहले ही 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अतः इस प्रावधान का अब कोई प्रभाव नहीं है। अतः यदि ऐसे पूंजीगत व्यय 31 मार्च 1998 के पश्चात किए जाते हैं तो उन्हें एक अमूर्त संपत्ति माना जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स माना जाता है और इनके अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर ब्लॉक सिस्टम से 25% की दर से हास स्वीकृत किया जाता है। हास स्वीकृत करने की संपूर्ण विधि हम पहले के व्याख्यानों में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑन टेक्निकल नो हाउ। तकनीकी जानकारी पर व्यय। भारतीय संस्था अथवा विदेशी संस्था से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने संबंधी पूंजीगत व्यय यदि 31 मार्च 1998 तक किए गए हों तो सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशाला की दशा में 3 समान किस्तों में तथा अन्य प्रकार की प्रयोगशाला की दशा में 6 समान किस्तों में कटौती मिलती थी। अब ऐसे व्ययों के संबंध में 3 अथवा 6 वर्ष की अवधि गत वर्ष 2002-2003 तक समाप्त हो चुकी है, अतः अब इस प्रावधान का कोई प्रभाव नहीं है। यदि ऐसे व्यय 31 मार्च 1998 के पश्चात किए गए हों तो इन्हें अमूर्त संपत्ति मानते हुए 25% की दर से हास मिलेगा। नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज बाय कंपनी। कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यय। धारा 36 उपधारा 1(9) के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा इस हेतु किए गए सभी आयगत व्ययों की छूट मिलती है, परंतु पूंजीगत व्ययों की छूट 5 समान किस्तों में मिलती है। यह छूट सिर्फ कंपनी को मिलती है, इसलिए अन्य करदाताओं को इस संबंध में धारा 37 के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, निपुणता विकास परियोजना।
निपुणता विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किया जाने वाला व्यय। यदि सरकार द्वारा निर्धारित किसी निपुणता विकास परियोजना में कोई कंपनी व्यय करती है तो व्यय के 150% के बराबर भारित कटौती मिलती है। यह छूट केवल कंपनी करदाताओं के लिए दी जाती है। The next point of discussion is allowable expenses on the instruction of CBDT, Central Board of Direct Taxes। प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के निर्देशानुसार स्वीकृत व्यय। आयकर अधिनियम की धारा 37 में कई प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर कोई व्यय स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्ययों की कोई अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कई बार ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई व्यय स्वीकृत होगा अथवा नहीं। ऐसे विवादों का हल निकालने के लिए समय समय पर प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा परिपत्र जारी किए जाते हैं। इन परिपत्रों के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले व्ययों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1 प्रोफेशनल टैक्स। नंबर 2 ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण देने का व्यय। नंबर 3 एक्सपेंसेस ऑन दिवाली एटसेट्रा, दीपावली एवं मुहूर्त आदि अवसर पर किया गया व्यय। अमाउंट डिपॉजिटेड इन तत्काल टेलीफोन स्कीम, तत्काल टेलीफोन योजना में जमा कराई गई राशि। एक्सपेंडिचर ऑन टेलीफोन कनेक्शन और टेलेक्स कनेक्शन, टेलेक्स कनेक्शन अथवा टेलीफोन कनेक्शन लेने के व्यय। ट्यूबलाइट इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर, ट्यूबलाइट्स लगाने एवं बदलने के व्यय। अमाउंट गिवन फॉर प्याऊ और धर्मशाला, प्याऊ धर्मशाला आदि के लिए दी गई राशि। प्रीमियम पेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, परिणामी हानि अथवा लाभ की हानि बीमा योजना के लिए चुकाया गया प्रीमियम। कमिटमेंट चार्जेस, यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से यह अनुबंध करता है कि वह जरूरत के समय एक निश्चित राशि तक ऋण ले सकता है और इस अनुबंध के बदले बैंक एक निश्चित राशि प्रति वर्ष वसूल करता है, ऐसा व्यय कमिटमेंट चार्जेस कहलाता है। यह आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत होगा, चाहे इस सुविधा का लाभ वास्तव में उठाया जाए अथवा नहीं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन फीचर फिल्म, यदि कोई करदाता फीचर फिल्म बनाने पर कोई व्यय करता है जो उसके व्यवसाय के प्रचार प्रसार में सहायता करती है तो ऐसे व्यय व्यवसाय के प्रचार हेतु होने के कारण स्वीकृत किए जाएंगे। एक्सपेंसेस लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फ्रॉड, चोरी या गबन से हानि, यदि व्यवसाय के कार्य समय में किसी माल की चोरी हो जाए या संस्था के कर्मचारी द्वारा बैंक में रुपया जमा कराने जाते समय अथवा जमा राशि निकाल कर लाते समय रुपए की चोरी हो जाए तो इसे आयगत हानि माना जाएगा और व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। इसके विपरीत यदि कार्य समय के अतिरिक्त किसी समय दुकान का ताला तोड़कर रात को चोरी हो जाती है तो इस प्रकार की हानि आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है। यद्यपि बैंक करदाता को इस प्रकार की हानि भी स्वीकृत की जाती है। एक्सपेंसेस ऑन सिविल डिफेंस, सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय, ये सभी व्यय केंद्रीय
बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी करके व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में से कटौती हेतु स्वीकृत किए हैं। अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। व्ययों की प्रकृति के अनुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत व्यय। व्यवसाय के लिए स्वीकृत सभी व्ययों की कोई अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसलिए धारा 37 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यय जो धारा 30 से 36 में वर्णित न हो और पूंजीगत प्रकृति का या निजी व्यय की प्रकृति का न हो और पूर्णतः एवं मुख्यतः सिर्फ व्यापार एवं पेशे के लिए ही गत वर्ष में किया गया हो, तो ऐसा व्यय व्यापार एवं पेशे से आय ज्ञात करने के लिए स्वीकृत व्यय होगा। सेक्शन 37 धारा 37 में इस प्रकार कोई भी व्यय स्वीकृत किए जाने की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर। व्यय गत वर्ष में किया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर। व्यय व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर शुड बी मेनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। व्यय पूर्णतया एवं मुख्यतया व्यापार अथवा पेशे से संबंधित होना चाहिए। Expenditure allowed in section 30 to 36 are not considered in section 37। यदि कोई व्यय धारा 30 से 36 में स्पष्टतः स्वीकृति हो तो उसकी छूट धारा 37 में न मिलकर संबंधित धाराओं में ही मिलेगी। यदि कोई व्यय धारा 37 में स्पष्टतः अस्वीकृत हो तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, चाहे ऐसे व्यय से किसी व्यवसाय में लाभ मिला हो। जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के सोवेनियर में यदि कोई विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे विज्ञापन व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। धारा 37 में वर्णित परिभाषा से स्पष्ट है कि इस धारा में किसी व्यय का स्वीकृत होना अथवा स्वीकृत न होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इस प्रावधान को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। माल के क्रय, निर्माण अथवा प्रक्रिया के व्यय। सबसे पहले इसमें हम कौन कौन से व्यय स्वीकृत होते हैं, किन परिस्थितियों में स्वीकृत होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1, माल क्रय करने के व्यय एवं माल खरीदने पर दी गई चुंगी, ऑक्ट्रॉय। माल का आदेश देने के व्यय, कमीशन एवं गाड़ी भाड़ा। माल को विलंब से गोदाम से प्राप्त करने पर लगा विलंब शुल्क। माल की अग्नि, प्राकृतिक विपदा अथवा कर्मचारियों की लापरवाही से हानि या माल की चोरी। नंबर 5, माल मंगाने के लिए दी गई पेशगी राशि डूबने से हानि अथवा मार्गस्थ हानियाँ, लॉस इन ट्रांजिट। माल की किस्म, क्वालिटी जांचने के व्यय, ये सभी स्वीकृत व्यय होंगे। जबकि माल से संबंधित जो अस्वीकृत परिस्थितियां होंगी, नंबर 1, माल दान में देना या व्यक्तिगत प्रयोग हेतु माल का आहरण करना।
नंबर 2, माल का पूंजीगत संपत्ति निर्माण में प्रयोग, जैसे एक सीमेंट के व्यापारी द्वारा सीमेंट का भवन बनाने में प्रयोग। नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑन सैलरी, परक्यूजाइट, अलाउंस एटसेट्रा, कर्मचारियों के वेतन, अनुलाभ, भत्तों आदि पर व्यय। स्वीकृत व्ययों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। नंबर 1, कर्मचारियों को गत वर्ष में दी गई वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ की राशि। नंबर 2, धारा 43B की पालना होने पर कर्मचारियों के लिए रखी गई प्रमाणित, अनुमोदित अथवा वैधानिक भविष्य निधि में नियोक्ता एवं कर्मचारी का अंशदान। नंबर 3, कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयगत व्यय, अधिकृत छुट्टियों का वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस वास्तविक भुगतान के आधार पर स्वीकृत होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार दी गई हर्जाने की राशि, व्यापार के हित में किसी कर्मचारी को हटाने पर दी गई क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन की राशि, कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण के व्यय, कर्मचारियों द्वारा गबन एवं कर्मचारियों की गलती से उत्पन्न दायित्व, ये सभी स्वीकृत व्यय है। अब इनसे संबंधित अस्वीकृत व्ययों की बात करते हैं। कर्मचारियों को दिए गए ऐसे उपहार जो व्यक्तिगत आधार पर हों, किसी विधवा को दी गई पेंशन, उस कर्मचारी की क्षतिपूर्ति जो नियमानुसार न होकर उदारतावश दी गई हो, एक्स ग्रेशिया पेमेंट हो। नंबर 3, कर्मचारी को पेंशन की एक मुश्त दी गई राशि जो कंपनी के समापन पर दी जाती है, अस्वीकृत होगी। नंबर 3, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिजनेस, व्यवसाय हेतु किए गए व्यय, प्रशासनिक व्यय, अखबार, मैगजीन, पत्र पत्रिकाओं पर व्यय, डाक, तार एवं टेलीफोन व्यय, बिजली, पानी, सफाई, स्टेशनरी, लेखांकन, टाइपिंग, कंप्यूटर आदि के व्यय स्वीकृत हैं। यहीं पर अस्वीकृत व्यय इस प्रकार है। सभी प्रकार के घरेलू व्यय, आहरण अस्वीकृत होंगे तथा जिस सीमा तक व्यवसाय के साधनों का व्यक्तिगत प्रयोग किया जाएगा उस सीमा तक कार्यालय व्यय अस्वीकृत होंगे। नंबर 4, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल और सर्विस, विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने के व्यय, विक्रय अथवा सेवा आदेश प्राप्त करने के व्यय, विक्रय अथवा सेवा पर आधारित अधिकार शुल्क, विक्रय अथवा सेवा एजेंटों को दिया गया कमीशन, आड़त एवं दलाली, माल की पैकिंग, ठेला भाड़ा एवं रेल भाड़ा, घटिया किस्म के कारण दी गई क्षतिपूर्ति आदि, ये सभी स्वीकृत व्यय है। ऐसे व्यय सामान्यतः स्वीकृत होते हैं, परंतु रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान अथवा 20,000 रुपये से अधिक नगद भुगतान देकर किए गए व्यय अस्वीकृत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन व्यय, विभिन्न माध्यम जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमाघर में स्लाइड, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन एवं इंटरनेट पर विज्ञापन आदि स्वीकृत व्यय है। इसी प्रकार से माल के मुफ्त नमूने बांटने पर व्यय, सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स का किराया, मॉडलिंग एवं फैशन शो आदि के व्यय स्वीकृत है। प्रचार हेतु विभिन्न प्रकार के खेलों व टीवी सीरियल के प्रायोजक होने के व्यय भी विज्ञापन व्ययों के मद में
स्वीकृत है। परंतु धारा 37 उपधारा 2B की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रकाशित सोवेनियर, स्मारिकाओं या पत्रिका में विज्ञापन के व्यय अस्वीकृत है। होर्डिंग्स लगाने के पूंजीगत व्यय अस्वीकृत होंगे, परंतु इन पर किए गए व्ययों की संपत्ति मानते हुए हाथ स्वीकृत किया जाएगा। किंतु नियॉन बोर्ड पर किया गया व्यय संपत्ति नहीं माना जाएगा, वह उस पर किया गया समस्त व्यय आयगत मानते हुए स्वीकृत होगा। पॉइंट नंबर 6, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड टू रेलवेज, कर एवं रेलवे को भुगतान। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क आदि व्यय के रूप में स्वीकृत है, परंतु कर एवं रेलवे को भुगतान की राशि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व जमा करानी होगी। यदि करदाता ने व्यवसाय में प्रयुक्त मकान के नगरपालिका कर व भूमि कर, आयकर आवेदन, रिटर्न ऑफ इनकम प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करा दिए हैं तो इनकी भी छूट गत वर्ष में मिलेगी। प्रतिभूति विनिमय पर कर एवं बैंक लेन देन व्यवहार पर कर भी व्यय के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है। कर्मचारी को प्रदान किए गए अनुलाभ पर लगाया गया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी व्यय के रूप में अस्वीकृत है, परंतु अब यह कर बंद कर दिया गया है, अतः निष्प्रभावी है। लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय। पहले हम स्वीकृत व्ययों की बात कर लेते हैं। व्यवसाय एवं पेशे की रक्षा के लिए, व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, व्यवसाय संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए, किसी व्यावसायिक अनुबंध को पूरा करवाने के लिए, राष्ट्रीयकरण को रुकवाने या ट्रेडमार्क का दुरुपयोग रोकने के लिए किए गए कानूनी व्यय स्वीकृत होते हैं। आयकर प्रतिवेदन, वस्तु एवं सेवा कर प्रतिवेदन, आयात निर्यात कर प्रतिवेदन तैयार करवाने तथा इनकी अपील संबंधी कानूनी व्यय भी स्वीकृत किए जाते हैं। यद्यपि आयकर स्वयं एक अस्वीकृत व्यय होता है। व्यापारिक महत्व की किसी भी प्रकार की सलाह के लिए फीस, व्यय तथा व्यवसाय के दीवानी मुकदमों को लड़ने के व्यय भी स्वीकृत होते हैं। देनदारों से रुपए वसूल करने का व्यय भी या कर्मचारियों को व्यापार के हित में हटाने के लिए किए गए कानूनी व्यय भी स्वीकृत होते हैं। ऋण लेने हेतु बनाए गए प्रलेखों के कानूनी व्यय एवं शुल्क व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कानूनी व्ययों की जो अस्वीकृत होते हैं। किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से उत्पन्न विवाद के कानूनी व्यय अस्वीकृत है। पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने के कानूनी व्यय जैसे भवन की रजिस्ट्री के व्यय पूंजीगत प्रकृति के होने के कारण अस्वीकृत होंगे, परंतु उन्हें संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा एवं यदि संपत्ति हास योग्य है तो उस पर हास नियमानुसार स्वीकृत होगा, परंतु ऐसे व्यय आयगत व्यय के रूप में अस्वीकृत होंगे। साझेदारी फर्म द्वारा संलेख बनवाने के कानूनी व्ययों की छूट आयगत एवं प्रारंभिक व्यय दोनों रूपों में नहीं दी जाती है। क्रिमिनल मुकदमों, फौजदारी मुकदमों को लड़ने के व्यय भी पूर्णतया अस्वीकृत होते हैं। पेनल्टी, अर्थदंड। यदि किसी ऐसे व्यावसायिक अनुबंध को तोड़ने पर पेनल्टी लगाई जाए जिसे तोड़ना व्यवसाय के हित में था तो यह एक स्वीकृत व्यय होगा। इसी प्रकार से किसी अनुबंध को तोड़ने से कोई अग्रिम राशि डूब जाती है तो उसे भी स्वीकृत व्यय माना जाएगा। कभी कभी अर्थदंड इस प्रकार का होता है कि उसका एक भाग व्यापारिक व्यय के रूप में स्वीकृत होता है तथा शेष भाग अस्वीकृत हो जाता है। अब हम बात करते हैं
अस्वीकृत व्ययों के बारे में। यदि कोई अर्थदंड किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण लगाया जाए तो यह एक अस्वीकृत व्यय है, चाहे ऐसा करने से व्यवसाय को लाभ मिलता हो। इसके साथ ही आयकर नहीं चुकाने का या देर से चुकाने का या अन्य कोई कर नहीं चुकाने का या देर से चुकाने का जो ब्याज एवं अर्थदंड लगाया जाता है उसे अस्वीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, वित्तीय व्यय। वित्तीय व्यय में प्रमुख रूप से ब्याज होता है। इसकी व्यय के रूप में स्वीकृति के संबंध में हम पूर्व के व्याख्यानों में बात कर चुके हैं। किराया क्रय पद्धति पर ली गई मशीन की दशा में किस्त में सम्मिलित ब्याज की कटौती मिलेगी। ऋण पत्र निर्गमन का व्यय एवं ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। यानी व्यापारिक प्रयोगों के लिए यदि कोई भी प्रकार का ऋण लिया जाता है उस पर दिया जाने वाला ब्याज स्वीकृत होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यदि किसी सरकारी संस्थान से ऋण लिया गया हो तो ब्याज तभी स्वीकृत होगा जब उसका वास्तविक भुगतान कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं अस्वीकृत व्ययों के बारे में। यदि व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व संपत्तियां क्रय करने हेतु ऋण लिया है तो उसका ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा, परंतु हास के उद्देश्य से संपत्ति की लागत में जोड़ा जाएगा। अंश निर्गमन के व्यय प्रारंभिक व्यय के रूप में स्वीकृत होंगे, इन्हें आयगत व्यय नहीं माना जाएगा। Expenditure incurred for social and religious work। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों पर व्यय। दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, नए व्यवसाय के मुहूर्त आदि अवसरों पर किए गए व्यय स्वीकृत है, क्योंकि यह व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान किए जाते हैं। यदि ऐसे व्यय अत्यधिक मात्रा में हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान अथवा व्यक्तिगत पूजा के रूप में हो तो ऐसे व्यय अस्वीकृत होंगे। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, दान एवं चंदे। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संघ जैसे लघु उद्योग संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि को दिए गए सदस्यता शुल्क व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं। दान, धर्मादा, व्यक्तिगत भेंट आदि की कोई छूट नहीं मिलती, चाहे ऐसे दान धारा 80G के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य ही क्यों न हो, उन्हें व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में छूट नहीं दी जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिसर्च, शोध एवं अनुसंधान पर किए गए व्यय। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन हेतु किए गए शोध व्यय व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं तथा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किए गए आयगत एवं पूंजीगत व्यय स्वीकृत होते हैं। पूंजीगत व्ययों पर नियमानुसार भारित कटौती भी कभी कभी दी जाती है। आयगत व्ययों पर भी भारित कटौती कभी कभी दी जाती है। इन सब के प्रावधान हम पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कस कर चुके हैं। प्राकृतिक संपदा संरक्षण अथवा वनारोपण कोष में दिए गए दानों की कटौती व्यापार एवं पेशे शीर्षक में नहीं मिलती, उन्हें आय का विवरणी दाखिल करते समय सकल आय में से कटौती दी जाती है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर CSR एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सामाजिक दायित्व हेतु किए गए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हेतु किए गए व्यय, यदि इस प्रकार के व्ययों की प्रकृति ऐसी है कि धारा 30 से 36 के अनुसार व्यय के रूप में स्वीकृत है तो व्यय स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार से यदि इस संबंध में कोई दान दिया है जो धारा 80G के अनुसार स्वीकृत है तो उसकी धारा 80G में कटौती मिलेगी, व्यापार एवं पेशे शीर्षक में नहीं। इस प्रकार के व्ययों की धारा 37 की शर्त के अनुसार व्यापार से संबंधित व्यय नहीं माना जाता। अतः यदि व्यय धारा 30 से 36 के अनुसार
स्वीकृत व्यय नहीं है तो ऐसे व्यय धारा 37 के अनुसार स्वीकृत नहीं होंगे। धन्यवाद।